हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने मेमोरी मैनेजमेंट के बचे हुए जो पार्ट है उसको पूरा करने वाले हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट में अब बहुत अधिकतर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा मेन मेमोरी के बारे में था और टीएलबी के बारे में था, और कुछ बातें पूरी हो चुकी हैं। अब हम लोग तो देखते हैं, अगर अभी पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है अभी अपने पिछले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले एक बार रिवाइज करते हैं इसे। हाँ, तो हम लोग ने देखा कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में किस तरह से चेंज किया जाता है, और हमारा कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये सब हम लोग चीजें देख के आए। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन इन चीजों पर लगाएंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है ये एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे कि हमारा जो मेमोरी एमएमयू और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो हमारे वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में किस तरह से चेंज करता है। व्हाट इज द वर्चुअल एड्रेस एंड व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस, आज हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो देखिए, ये लॉजिकल एड्रेस है, और लॉजिकल बोल सकते हैं या फिर वर्चुअल बोल सकते हैं। उसको फिजिकल एड्रेस में हम लोग बदलने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट में जो मेन काम है वो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने का है। क्या होती है लॉजिकल एड्रेस, क्या होती है लॉजिकल मेमोरी, क्या होती है फिजिकल मेमोरी, आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, और टीएलबी क्या था। अभी हम लोग फिजिकल मेमोरी पढ़ के आए हैं। आज हम लोग लॉजिकल मेमोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसे हम लोग लॉजिकल मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये कहाँ से आया, इसको बात समझते हैं, फिर आज हम लोग कुछ 10-12 हम लोग अपने क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिस तरह से पेपर में आते हैं। तो बहुत थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग सीधे अपने क्वेश्चंस पर जाएंगे। देखिए, तो देखिए, जैसे कि ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू जनरेट अ एड्रेस, ये मैंने बोला ना, ये आपकी मेन मेमोरी है, और ये आपकी मेन मेमोरी है, और ये आपकी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं इसको, या तो हम लोग इसको वर्चुअल मेमोरी बोल सकते हैं, और इसको फिजिकल मेमोरी बोल सकते हैं। क्यों इसका नाम वर्चुअल मेमोरी रखा गया और क्यों इसका नाम फिजिकल मेमोरी रखा गया? एक्चुअली जो कंप्यूटर है हमारा वो सिर्फ इतना है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ, ये मतलब ये बाहर से जुड़ा हुआ है। ये वर्चुअल मेमोरी क्या है, जैसे हम लोग ये 464 4 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं ना, लाइक ये वैसा कुछ। ये मेन मेमोरी आपकी 4 GB, और ये आपकी 64 GB वो बाहर वाली मेमोरी है। अच्छा, तो हमारा सीपीयू, हमारे सारे के सारे प्रोग्राम कहाँ पर होते हैं, जैसे भी अभी हम लोग पहले पढ़ के आए कि हमारे सारे के सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, वर्चुअल मेमोरी में होते हैं। तो सीपीयू जब भी हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए होता है, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ के आया है कि हमारा जो ये वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी पार्ट्स में डिवाइड होती है। उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। बात आई समझ में? इन पार्ट्स को हम लोग पेज बोलते हैं। एक पार्ट का नाम है पेज, और मेन मेमोरी के एक पार्ट का नाम है फ्रेम। ठीक है। तो जब हम लोग सीपीयू, अच्छा एक बात और आपको बता दूं मैं, पेज जो है, पेज भी फर्दर कुछ चीजों में डिवाइड होता है, उनको बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड। पेज जिन चीजों में, मान लो यहाँ पर 10 वर्ड भी हो सकते हैं, एक पेज में कुछ वर्ड भी हो सकते हैं, तो उसको बोला जाता है वर्ड एड्रेसेबल एड्रेस और बाइट एड्रेसेबल एड्रेस। बाइट क्या होती है, आप कहेंगे कि ये तो नया नया चीज ही बताया जा रहा है। तो बाइट, अगर वर्ड को डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले पेज इज डिवाइडेड इनटू वर्ड इज डिवाइडेड इनटू बाइट। ओके। पेज में कई सारे वर्ड होते हैं, वर्ड कई सारी नहीं, 2 बाइट से मिलकर बना होता है, 2 या 4, मशीन टू मशीन डिफरेंस हो सकता है। तो एक पेज में क्या होता है, वर्ड होते हैं, और वर्ड के अंदर क्या होता है, बाइट होती है। आपको बोला जाएगा आपका जो एड्रेस है वो वर्ड एड्रेसेबल, आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या कर रहा है, वर्ड एड्रेस, क्या कर रहा है वो,
वर्ड एड्रेस दे रहा है, मतलब ये जो एड्रेस है ये इस वर्ड तक पहुंचने का एड्रेस आपको देगा। क्या बोलेगा? इसके एक पर्टिकुलर वर्ड तक पहुंचने का। तो जैसे ये फ्रेम नंबर 0, ये पेज नंबर 0, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, देन ये पेज नंबर 5 है। तो आपको जो एड्रेस मिलेगा वो इस तरह का कुछ मिलेगा कि पेज नंबर 1 में वर्ड नंबर 4 पर चले जाओ, लाइक दिस, कुछ ऐसा। बात आई समझ में? कि पेज नंबर 1 में वर्ड नंबर 4, 1 2 3 4, इस वर्ड पे चले जाओ तो आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के पास पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? तो दिस इज योर एड्रेस। ये सीपीयू हमेशा क्या करता है, जब उसको कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो वो प्रोग्राम कहाँ पर होता है? वर्चुअल मेमोरी में होता है। वर्चुअल मेमोरी इसका नाम क्यों है वो आगे समझेंगे। तो जब भी सीपीयू को कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो वो वर्चुअल मेमोरी में, प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम हमारे वर्चुअल मेमोरी में होते हैं। वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू। फिर क्या होता है, हमारा एमएमयू में। जो हमारा एमएमयू है। हम्म, हम्म, तो जो हमारा, ये क्या हो रहा है, जो हमारा एम एक मिनट, हम इधर एमएमयू बना लेते हैं अपना। तो जो हमारा एमएमयू है वो इस, जो हमारा एमएमयू है वो क्या करेगा? एमएमयू हमारा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इस वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करने का काम करता है। अभी आप लोग देख के आए ना पीछे, ये देखिए, कल हम लोग ने पढ़ा था कि हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो क्या कर रहा है? वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करने का काम करता है। वो काम कैसे करता है अभी आज हम लोग उस दिन समझ चुके थे और आज भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, मुझको फिर से पूरी बात बतानी पड़ेगी शायद, मुझको ऐसा लग रहा है कि क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक मेमोरी में पड़े होते हैं। उस मेमोरी का नाम है वर्चुअल मेमोरी। उस मेमोरी का नाम है, उस मेमोरी का नाम है वर्चुअल मेमोरी। ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जो भी हो इसका साइज, ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और फिर इसके बाद आती है मेन मेमोरी। क्या आती है? मेन मेमोरी। कंप्यूटर, आपके सीपीयू को जब कोई इंस्ट्रक्शन रन करना होता है, कोई प्रोग्राम चलाना होता है, तो वो क्या करता है? एक एड्रेस जनरेट करता है और वो कहता है मुझको इस एड्रेस की चीज वर्चुअल मेमोरी से चाहिए। उस समय हम लोग क्या करते हैं? उस एड्रेस को यहाँ से उठा के मेन मेमोरी में डालते हैं। देन मेन मेमोरी से इसको एक्सेस करवाते हैं। मेन मेमोरी से एक्सेस क्यों करवाते हैं? ये सारी बातें पिछले पिछले वीडियो में बात अच्छे से की जा चुकी है। तो वर्चुअल मेमोरी का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि वर्चुअल मेमोरी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो मेन मेमोरी में हम लोग को ये बात है कि जब सीपीयू को कोई चीज रन करानी है तो मेन मेमोरी की साइज बहुत छोटी होती है। मेन मेमोरी की साइज बहुत छोटी होने की वजह से हम लोग बहुत बड़े प्रोसेस को रन नहीं करा सकते हैं सीपीयू में, अगर हमारे पास वर्चुअल मेमोरी ना हो तो। ठीक है। तो हम लोग उस दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारा कोई एक प्रोसेस है, मान लीजिए 6 GB का है, मान लीजिए कोई प्रोसेस, तो वो पूरा 6 GB यहाँ पर लोड है। ठीक है। लेकिन अब हमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन नहीं करना है ना एक बार में। हमें प्रोग्राम का एक सर्टेन पार्ट करना होता है। तो हमने क्या करते हैं हम, कि हम उस प्रोग्राम के कुछ पार्ट को उठाकर मेन मेमोरी में रख लेते हैं और उसको रन कराते हैं। जब वो रन हो जाता है देन उसको वापस भेज देते हैं और फिर से दूसरा प्रोग्राम, दूसरा पार्ट उस प्रोग्राम का रन कराते हैं। इसीलिए इस मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी बोला गया, क्योंकि ये एक्चुअल मेमोरी नहीं है। एक्चुअल मेमोरी तो मेन मेमोरी है जिससे चीज रन हो रही है।
एक्चुअल मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी है, जिससे होकर चीज सीपीयू में जा रही है। लेकिन हम लोग को आभास ये हो रहा है कि हम लोग बड़े, एक्चुअल मेमोरी तो हम लोग की 4 जीबी की है, लेकिन हम लोग 6 जीबी का भी 6 जीबी के भी प्रोग्राम को रन करा पा रहे हैं। क्यों रन करा पा रहे हैं? इस पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की वजह से। हम लोग सिर्फ थोड़ा सा प्रोग्राम उठाते हैं, मेन मेमोरी में डालते हैं, यूज करते हैं, फिर लोग वापस ले जाते हैं। तो बात ये कही गई कि हम लोग को ये आभास, ये फील आता है कि नहीं, मेरा सिस्टम तो 4 जीबी से ज्यादा भी काम कर पा रहा है। और कितने तक काम कर सकता है? 64 जीबी तक काम कर सकता है। 64 जीबी तक की चीजें इसमें रन हो सकती हैं। किस वजह से? वर्चुअल मेमोरी की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी में अपने प्रोग्राम्स को रखते हैं, और जब उनका यूज करना होता है, देन उस टाइम पर, और जितने प्रोग्राम को यूज करना होता है उस टाइम पर उतने प्रोग्राम को हम लोग मेन मेमोरी में डालते हैं और यूज करते हैं। तो आज इस वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। तो वही बात लिखा लिखा गया है यहाँ पर, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग वी नीड टू कीप मैनी प्रोसेस इन मेमोरी साइमल्टेनियसली टू एग्जीक्यूट देम। ओके, इसका मतलब है हम लोग के पास बहुत सारी प्रोसेस होते हैं एक बार में रन कराने के लिए। तो हमारे पास मेमोरी तो बहुत छोटी सी है। मेन मेमोरी की बात बोला जाए, अगर अगर मेन मेमोरी की बात बोला जाए, तो ये तो बहुत छोटी है। तो इसमें तो सारे के सारे प्रोसेस आ नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक बड़ी मेमोरी ले लेते हैं, है ना। एक बड़ी मेमोरी ले लेते हैं, जिससे चीजों को इसमें समय समय पर रखते जाते हैं और इससे वापस से रिप्लेस करते जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारा क्या है? तो हाउ एवर दे टेंड टू रिक्वायर एन एंटायर प्रोसेस टू बी मेमोरी बिफोर इट कैन एग्जीक्यूट, बट एंटायर प्रोग्राम रेयरली यूज एट द सेम टाइम। वही बात बोली गई ना, कि पूरे का पूरा प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि एक बार में रन कराया जाए। इसलिए एक बार हमारे प्रोग्राम को जितनी जरूरत होती है, हम लोग उतना अपना प्रोग्राम मेन मेमोरी में डालते हैं और उसको रन कराते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अब इससे होता क्या? बिकॉज ईच प्रोग्राम कुड टेक लेस फिजिकल मेमोरी। मेन मेमोरी को क्या बोला गया? फिजिकल मेमोरी। एंड उस वाली मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी। आज हम लोग इस मेमोरी के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि देखें क्या पढ़ेंगे। तो बिकॉज ईच प्रोग्राम कुड टेक लेस फिजिकल मेमोरी, मोर प्रोग्राम्स कुड बी रन एट द सेम टाइम। अब बात आई समझ में? तो इससे क्या होता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम, मान लीजिए कि 4 जीबी का हमारे पास कोई प्रोग्राम है और 4 जीबी की मेमोरी है, तो अगर हम लोग 4 जीबी पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में रन लोड कर लें, तो क्या हम लोग दूसरे प्रोग्राम को रन करा पाएंगे? दूसरे प्रोग्राम को हम लोग रन नहीं करा पाएंगे। उस समय हम लोग क्या करते हैं कि वो पूरे 4 जीबी के प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड ना करके थोड़ा सा उसका पार्ट लोड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम लोग अदर प्रोग्राम्स को भी मेन मेमोरी में स्पेस दे सकते हैं। तो इससे हमारा जो सीपीयू का थ्रूपुट है वो बढ़ जाता है, और हम लोग एक बार में ज्यादा प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया फिजिकल मेमोरी क्या है और वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? यही आपकी डिस्क, ये सारी हार्ड ड्राइव, ये सब डिस्क आपकी क्या है? वर्चुअल मेमोरीज है। और फिजिकल मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पर समझ में आएगी, पूरी बात यहाँ पर समझ में आएगी। दिस इज अवर फिजिकल मेमोरी और दिस इज अवर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में अंदर क्या होते हैं? पेज होते हैं। वर्चुअल मेमोरी में क्या होते हैं? पेज होते हैं। और पेजेस को हम लोग कहाँ लेते हैं? मेन मेमोरी में रखते हैं। वर्चुअल मेमोरी दैट इज लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? फिजिकल मेमोरी से बड़ी। और वर्चुअल मेमोरी की इन चीजों को हम लोग कहाँ रखते हैं? पेज को कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं। अच्छा, पेज क्या है? एक प्रोग्राम है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये तुम बार बार यहाँ कहाँ आ जाते हो। ऊपर लिखने से शायद वही हो रहा है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? सॉरी, ये पेजेस क्या है? एक प्रोग्राम हमारा, एक प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम को हम लोग ने कई सारे पेजेस में डिवाइड करके रखा है ना। मान लीजिए ये पूरा एक प्रोग्राम है, देन इस प्रोग्राम के हमने 1 2 3 4 पार्ट कर दिए हैं। अब हम लोग को जिस पार्ट की जरूरत होगी उस पार्ट को उठा के मेन मेमोरी में डाल देंगे। ये बात आई समझ में? अच्छा, अब आई बात आगे, ये सब आप लोग पढ़िएगा। हम्म, अच्छा, व्हाट इज द डिमांड पेजिंग? ठीक, व्हाट इज द डिमांड पेजिंग? डिमांड पेजिंग की थोड़ी सी बात यहाँ पर करते हैं। तो डिमांड पेजिंग क्या है दोस्त? अभी हम लोग इतनी देर से ये बात करते हुए आए, इतनी देर से ये बात करते हुए आ रहे हैं हम लोग कि हम्म, इतनी देर से हम लोग ये बात किए कि एक ये मेन मेमोरी है,
आज ही ये होना है। चलो यहाँ लिखते हैं, एक ये मेन मेमोरी है और एक हमारी ये वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है। अब हमने तुमसे क्या बोला कि सीपीयू जब डिमांड करेगा किसी पेज नंबर की, वो कोई एड्रेस जनरेट करेगा कि हमको ये वाला पेज नंबर दो, अगर वो मेन मेमोरी में उपस्थित नहीं होगा, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्चुअल मेमोरी से लोड कर ले। इसको क्या बोला गया, डिमांड पेजिंग। कि जब तक किसी पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी सीपीयू को, तब तक हम उस पेज को वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड नहीं करेंगे। बात आई समझ में? क्या किया गया, डिमांड पेजिंग क्या है, कि जब तक सीपीयू डिमांड नहीं करेगा कि ये पेज को लोड किया जाए, तब तक हम लोग उसको लोड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। दिस इज डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट विद डिमांड पेज वर्चुअल मेमोरी पेज आर लोडेड ओनली व्हेन दे आर डिमांडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, बात आई समझ में? दिस इज अवर मेन मेमोरी। ओके, दिस इज अवर मेन मेमोरी एंड दिस इज अवर वर्चुअल मेमोरी। अगर इसको वर्चुअल मेमोरी की तरह लें तो देखिए, ये प्रोग्राम ए है ना, प्रोग्राम ए के कुछ पार्ट को हमने यहाँ पर रख रखा है, प्रोग्राम बी के कुछ पार्ट को हमने यहाँ रख रखा है। ऐसा, इस तरह से आप डायग्राम से समझ सकते हैं। लेकिन अभी व्हाट इज द वैलिड इनवैलिड बिट, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा जो पेज टेबल होता है ना, पेज टेबल में क्या दिया होता है, पेज टेबल में हमारा क्या दिया होता है, जैसे एक प्रोग्राम है हमारा, एक हमारा एक हमारा प्रोग्राम है, वो 10 पेजेस में डिवाइड है। वो क्या है, 10 पेजेस में डिवाइड है। तो पेज टेबल में हमारे लिखा रहता है 0 1 2 3 4 5, एंड देन यहाँ पर क्या लिखा रहता है, फ्रेम नंबर। क्या लिखा होता है, फ्रेम नंबर। इट मीन्स 0 नंबर पेज, प्रोग्राम का 0 नंबर पेज किस फ्रेम में उपस्थित है, ये बात बताता है पेज टेबल। पेज टेबल क्या बताता है, फ्रेम क्या है, फ्रेम मेन मेमोरी का पार्ट है। आप पिछले वीडियो में पूरी बात बता दी गई है थी। तो मेन मेमोरी क्या, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये इस तरह का पेज टेबल होता है। तो वैलिड बिट इनवैलिड बिट भी यहाँ पर एक साथ में जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले हम लोग बिट सेट करते हैं कि वैलिड, अगर वो पेज नंबर मेन मेमोरी में है। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि प्रोग्राम के सारे पेज, ये पूरा प्रोग्राम है, हमने बोला ना, पूरा प्रोग्राम एक बार में मेन मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाता है, कुछ प्रोग्राम के पेजेस ही लोड किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए ना कि पेज नंबर 0 इस समय क्या मेन मेमोरी में है कि नहीं है। अगर है तो इस बिट को वैलिड सेट सेट करेंगे, अगर नहीं है तो इस बिट को इनवैलिड सेट करेंगे। तो ये बस इनवैलिड बिट वैलिड बिट यही बताती है कि क्या ये पेज हमारे मेन मेमोरी में है कि नहीं है। बात है समझ में? इफ द बिट इज, व्हाट इज द बिट, चलिए नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोगों को बिट के बारे में समझाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हम लोग को समझ में आती नहीं है, फिर हम लोग बड़ी चीजें उससे समझना भूल जाते हैं। तो देखिए बिट क्या होता है, मैंने बोला आपसे बार बार, सीपीयू क्या है, आपका सीपीयू क्या है, सीपीयू आपको एक एड्रेस जनरेट करके दे रहा है। क्या करके दे रहा है दोस्त, एड्रेस जनरेट करके दे रहा है। एड्रेस पता है किस फॉर्म में होता है, 0 1 0 1 0 1, इस फॉर्म में होता है। मतलब मान लो ये एक मेमोरी लोकेशन है ना, ये मेमोरी है वर्चुअल मेमोरी, तो इसका एड्रेस पता है, इसका एड्रेस पता है किस तरह का होगा, 1 0 1 0 1 1 1 0, इस तरह का एक लंबा सा एक स्ट्रिंग होगी 0 1 की, वही इसका क्या होगा, एड्रेस होगा। तो सीपीयू इसी तरह से कुछ एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो सीपीयू कुछ इसी तरह से एड्रेस जनरेट करता है। एड्रेस उसने जनरेट किया, उसके बाद क्या हुआ भाई, तो वही तो बात है, हमने बोला ना, तो पेज टेबल में क्या होता है, एक्चुअली फ्रेम नंबर होता है। फ्रेम नंबर भी क्या होता है, 0 1 0 1 0 1 बिट होती होगी। तो ये जो एक एक 0 या 1 है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिट बोल रहे हैं। ये 1 बिट, ये 2 बिट, ये 3 बिट, ये मतलब ये दीज आर द बिट्स, है ना। तो ये बात है। अभी हम लोग बिट के बारे में आगे बात करेंगे। तो आपको पता चल पाया कि एक एक 0 या 1 को क्या बोला गया, बिट बोला गया।
अच्छा, एड्रेस ट्रांसलेशन के जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये बिट इट के बारे में पूरी बात अच्छे से बताई जाएगी। देखिए, तो ये एक वैलिड बिट, ये मतलब चार लिखा हुआ है यहाँ, ये चार नहीं, ऐसे 0101 के टर्म में लिखा हुआ होता है ना। तो वैलिड बिट, इनवैलिड बिट, लाइट, ये सब ऐसा लिखा हुआ है। लॉजिकल मेमोरी, दिस इज फिजिकल मेमोरी। लॉजिकल मतलब ये वर्चुअल मेमोरी है। तो देखो, पेज नंबर ए, कोई प्रोग्राम का पेज नंबर ए कहाँ पर है? फ्रेम नंबर 4 में। तो 0th पेज नंबर है ना, 0 पेज नंबर कहाँ है? फ्रेम नंबर 4 में, एंड इट इज वैलिड। वैलिड मतलब इट इज प्रेजेंट ऑन द, इन द फिजिकल मेमोरी। और देखो, पेज नंबर 1 देखो नहीं है ना किसी फ्रेम में, पेज नंबर 1 मतलब बी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं ना, तो यहाँ क्या लिखा गया है? इनवैलिड लिखा गया। ये बात हुई। व्हाट इज द पेज फॉल्ट? पेज फॉल्ट क्या होता है भाई? पेज फॉल्ट, अगर सीपीयू ने किसी एक, सीपीयू ने क्या किया दोस्त, अगर सीपीयू ने किसी एक एड्रेस की मांग की, किसी एक पेज की मांग की, और वो पेज अगर यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेज फॉल्ट। इट इज अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या हुआ कि अगर सीपीयू ने एक पेज की मांग की और पेज टेबल में एंट्री चेक की गई और उसमें ये दिख गया कि ये पेज जो मांगा गया है वो अभी मेन मेमोरी में उपस्थित नहीं है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पेज फॉल्ट बोल देंगे। अब देखते हैं, प्योर डिमांड पेजिंग समझ में आई आपको? प्योर, ये आप पढ़िएगा, हम इतना बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाते हैं, इसको आप समझेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं प्योर डिमांड पेजिंग के ऊपर। डिमांड पेजिंग के ऊपर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। हम्म। तो देखिए, हम्म 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 हम्म, ये बात हो गई पूरी। तो अभी हम लोग, क्या होगा हमारे पास, एक क्वेश्चन से बात समझते हैं, पूरी आपको बात समझ में आएगी। हम्म। देखिए, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, कंसीडर अ मशीन विथ 64 MB फिजिकल मेमोरी। बात पूरी समझते जाइएगा। एक मशीन है विथ 64 GB फिजिकल मेमोरी, मतलब इसकी मेन मेमोरी क्या है? 64 GB की, एमबी की है। ये एमबी, जीबी, केबी के बीच में रिलेशन आपको मतलब याद होना चाहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। फिजिकल मेमोरी एंड द 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ? 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस। इसका मतलब ब्रो इतना हुआ कि जो हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू ने क्या किया? एक एड्रेस जनरेट किया। सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, वो किस फॉर्म में है? वो एक लंबी सी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, जिसमें क्या है? बिट्स हैं। और कितनी सारी बिट्स हैं? उसमें 32 बिट्स उपस्थित है। बात आई समझ में? इसका मतलब क्या है? 32 बिट्स हमारी प्रेजेंट है। अच्छा, ये बिट्स से क्या मतलब है अभी हम लोग देखते हैं। अगर देखो, अगर मेरी बात समझो, ये वर्चुअल एड्रेस दे रहा है। क्या दे रहा है? ये वर्चुअल एड्रेस दे रहा है। और वर्चुअल एड्रेस में आपको क्या देता है? ये देखो, हम्म, ये देखो, कुछ इस तरह से होता है ना वर्चुअल एड्रेस दे, ये इधर करते हैं इसको। हम्म, वर्चुअल एड्रेस देता है तो उसमें आधी में क्या रहता है? पेज नंबर रहता है, और आधे में पेज ऑफसेट रहता है। हमने बोला ना, पेज किस में डिवाइड होता है? फर्दर वर्ड्स में डिवाइड होता है। एक पेज किससे मिलकर बना होता है? वर्ड से मिलकर बना होता है। तो वही पेज इस पेज नंबर पे जाना है, फिर उसके बाद इस पेज नंबर पे जाके कौन से वर्ड पर जाना है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो वही बात है कि हमारे पास अगर 32 बिट का एड्रेस है, अगर हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है, इसका मतलब क्या है? मेरी बात समझते जाइएगा। मान लीजिए हमारा जो एड्रेस स्पेस है, एड्रेस 4 बिट का है, और हम तुमसे बोल दें कि ये सिर्फ पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑफसेट नहीं है, ठीक है, ऑफसेट नहीं है। तो अगर यहाँ पर 4 बिट उपस्थित हैं, तो क्या तुम बता सकते हो कि हमारे पेज कितने होंगे? वर्चुअल मेमोरी में कितने पेज उपस्थित होंगे, क्या तुम ये बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं।
क्यों? क्योंकि बाय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आता ही तुम्हें। बाय दिस फोर प्लेसेस हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 16। कैसे? टू, यहाँ पर हम लोग जीरो रख सकते हैं, यहाँ वन रख सकते हैं, यहाँ पर जीरो रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, यहाँ पर जीरो रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, यहाँ पर जीरो या वन। तो बाई फोर प्लेसेस हम लोग कितने एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 16 एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास वर्चुअल मेमोरी में कितने कितने पेज हो सकते हैं? अब बात आई समझ में? 16 पेज हो सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हम लोग सिर्फ एड्रेस स्पेस से मेमोरी की साइज निकाल पा रहे हैं। क्या निकाल पा रहे हैं? सिर्फ एड्रेस स्पेस से मेमोरी की साइज निकाल पा रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझते जाना। ठीक। हम्म, तो देखो भाई, तो हमारी जो मेन मेमोरी है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को सही कर देगी। मेन क्वेश्चन सही, मेन मेमोरी हमारी 64 MB की है। फिजिकल मेमोरी और 32 बिट का हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, 32 बिट्स का। अगर हम लोग इसको यूं समझे, एक एक अगर हम लोग एग्जांपल, ये देखो ये आया। तो हमारी जो मेन मेमोरी है वो 64 MB की है, वहां पर लिखा हुआ था। और हमारा जो वर्चुअल एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस बोला जाए, वो कितने 32 बिट का है ये टोटल। ठीक, ये मतलब ये जो टोटल है ना, ये 32 बिट्स हैं यहाँ पर। ठीक। और क्या बोला गया? एक मिनट, ऐसा करते हैं कुछ। हम्म। ओ, हम्म, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए करना पड़ रहा है। हम्म, हम्म। तो क्या बोल रहे हैं कि माफी चाहते हैं। हम्म। तो क्या बोला जा रहा है? कंसीडर अ मशीन विद 64 MB फिजिकल मेमोरी। तो हमारी ये जो फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी है 64 MB की है, एंड 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस। और ये हमारा जो एड्रेस स्पेस, सीपीयू हमारा जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो 32 बिट्स का एड्रेस है। ठीक है। इफ द पेज साइज इज 4 KB, इफ द पेज साइज, इट मीन्स यहाँ पर हमारा पेज, हमारी ये मान लीजिए एक, ये हमारी वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी हमारी क्या है? एक पेज का साइज है 4 KB। एक पेज का साइज कितना है? 4 KB है। अच्छा, अब मैंने बोला क्या आपको कि पेज किससे मिलकर बने हुए हैं? पेज मिलकर बने हुए हैं वर्ड्स से। ठीक है। तो एक पेज का साइज कितना है? 4 KB है। इसका मतलब इसमें कितने वर्ड्स होंगे? आई बात समझ में? इसका मतलब इसमें टू 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 इंटू टू टू दावर 2 एंड 2 टू दावर 10, 2 टू दावर 12, इतने वर्ड्स होंगे एक पेज में। कितने? 2 टू दावर 12। क्या होंगे? पेज होंगे एक, सॉरी, 2 टू दावर 12 वर्ड होंगे एक पेज में। ठीक है। ये बात है समझ में? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द पेज टेबल? ये क्वेश्चन कि हमें अपने पेज टेबल का साइज बताना है। तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, क्योंकि कोई आ गया था इसलिए हम लोग कर नहीं पाए। सॉरी। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, तो जो पेज टेबल हम लोग को साइज यहाँ पर पूछा गया था, तो पेज टेबल साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे?
अगर हम लोग इसमें कितनी एंट्रीज हैं, पेज टेबल में कितनी एंट्रीज हैं ये पता चल जाए, और हर एंट्री का साइज क्या है ये पता चल जाए, तो हमें पेज टेबल साइज पता चल जाएगा। पेज टेबल साइज पता करने के लिए पेज टेबल एंट्री पता करनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री साइज पता करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज पता करनी पड़ेंगी। तो देखिए आज हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि लॉजिकल एड्रेस 32 बिट्स का है। लॉजिकल एड्रेस हमारा 32 बिट्स का है। अब 32 बिट्स में हमें बस ये निकालना है कि देखिए पेज नंबर यहाँ पर जा रहा है, तो अगर हम लोग ये पता कर लें कि ये कितनी बिट्स हैं जो पेज टेबल की एक एंट्री को दिखा रहा है, तो हम लोग नंबर ऑफ, भाई मान लीजिए हमारी n बिट्स हैं, हमने आपसे बोला अगर n बिट्स हैं तो 2 टू द पावर n एंट्रीज होंगी। कितनी होंगी? n 2 टू द पावर n एंट्रीज। अच्छा, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस ऑफसेट? ऑफसेट का क्या है? पेज के अंदर, मान लीजिए पेज है, अभी के लिए मान लेते हैं दिस इज पेज, पेज के अंदर एक वर्ड में पहुंचना है हमें, इस पर्टिकुलर वर्ड में पहुंचना है। तो ये क्या बताएगा हमें? एक पेज के अंदर अगर हमें किसी वर्ड में जाना है तो क्या बताएगा? एक पेज के अंदर वर्ड में जाना है तो ये जो एंट्रीज होंगी, ये जो बिट्स होंगी, वो हमें एक वर्ड तक पहुंचने का रास्ता देंगी। तो देखिए कैसे पता करते हैं। तो क्योंकि हम लोग को पता है कि पेज का साइज, पूरे पेज का साइज है 4 KB। ठीक। अच्छा, बाइट होता है एक चीज, एक होता है बिट। एक होता है बाइट और एक होता है बिट। ठीक है, ये चीजें दो अलग अलग है। अभी अंतर क्या है यहाँ पर आपको पता चलेगा। 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक, अभी आपको पता चलेगा कि 8 बिट्स क्या करेंगी? 8 बिट आपकी, मतलब आपका एड्रेस अगर 8 बिट का है तो वो 1 बाइट को, 1 बाइट उसकी मेमोरी स्पेस है। कितनी है मेमोरी? कितनी है? 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अभी देखेंगे यहाँ पर, अगर हमारे पेज टेबल का साइज 4 KB है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 10, KB को 2 टू द पावर 10 एंड 4 को 2 टू द पावर 2, इट मीन्स 2 टू द पावर 12। 2 टू द पावर 12 वर्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस पेज टेबल, पेज। ठीक है, इसका मतलब हमें इस एक पर्टिकुलर वर्ड तक पहुंचने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए? 12 बिट्स चाहिए। इसका मतलब पेजेस के लिए कितनी बिट बची? 20 बिट बची। तो पेजेस के लिए 20 बिट और ऑफसेट के लिए 12 बिट। तो ये, अब बात आई समझ में कि अगर 20 बिट बच रही हैं तो हमारे पास ये कितनी एंट्रीज हो जाएंगी? 2 टू द पावर 20 एंट्रीज आर देयर। बात आई समझ में? कितनी एंट्रीज आर देयर? 2 टू द पावर 20 एंट्रीज आर देयर। हम लोग ने क्या किया? बस पेज टेबल, एक पेज के साइज को, अगर आप लोग ज्यादा गहराई में ना जाना चाहें तो बस क्या, एक पेज के साइज को से डिवाइड कर दिया, किसको? हमारे एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस को। ठीक है, तो देखो भाई, अब आई बात समझ में कि 2 टू द पावर एंट्रीज आर देयर, तो नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री 2 टू द पावर 20। ठीक है, अब एक की हमें चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर भी तो 12 ही होगा, क्योंकि जब पेज लोड होगा तो पूरा का पूरा पेज लोड होगा, उस पेज में जितने वर्ड होंगे सारे के सारे वर्ड होंगे। तो अगर हम लोग वर्चुअल एड्रेस में 12 बिट्स चाहिए थी पेज को दिखाने के लिए, वर्ड को दिखाने के लिए, तो हमें फिजिकल एड्रेस में भी हमें 12 बिट ही चाहिए एक पर्टिकुलर वर्ड तक के जाने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑफसेट तक जाने के लिए। बट द नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पर डिफरेंट होंगे। तो देखो, तो हमारी फिजिकल मेमोरी कितनी? 64 MB की है, तो 64 MB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 20 लिख सकते हैं। दिस बिकम्स तो ये क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर 26। सॉरी, आपको उधर दिख नहीं रहा होगा। ये बन जाएगा 2 टू द पावर 26, और फिर यहाँ पर हम लोग 2 टू द पावर 26, इसका मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये है 26 बिट्स का, क्योंकि इसमें 2 टू द पावर 26 लोकेशन है। इसमें कितनी लोकेशन है? 2 टू द पावर 26 लोकेशन है। इसलिए इसका एड्रेस कितने बिट का होगा? 26 बिट का। 26 बिट का लोकेशन एड्रेस है, तो ये कितने बिट का बचा? ये 12 बिट हट गया, तो यहाँ पर बचा 14 बिट्स। अब आई बात समझ में? तो एक बिट में एक फ्रेम कितने बिट का है? एक फ्रेम एड्रेस 14 बिट का है। अच्छा, 14 बिट है, और ये क्या है? 2 टू द पावर 20
है ना ये। तो दिस ये बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है, बिट्स। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट ये कितने बाइट हुए, अप्रोक्सीमेट ये 2 बाइट हुए। बात आई समझ में। तो ये बिट्स को लेकर ना वहां चला जाना, अगर यहाँ हम लोग 14 बिट्स लिख दें, आई बात समझ में, कि यह है 14 बिट्स, तो यह है अप्रोक्सीमेट 2 बाइट इंटू, सॉरी ये इंटू है दोस्त, इंटू 2 to the power 20 बिकम्स 2 मेगा बाइट। आई बात समझ में। तो साइज ऑफ पेज टेबल इज 2 मेगा बाइट्स। तो ये आपका क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो इस तरह के आगे के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए, अभी मैंने पेज फॉल्ट की बात कर ली है और मैंने बात की मेमोरी एक्सेस की। कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, पेज फॉल्ट के बारे में बात कर ली, प्योर डिमांड पेजिंग के बारे में बात की। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम। व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। देखिए, हमारे पास ये पेज टेबल है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है, ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है। भाई, हम लोग ने यूज ही क्यों किया पेज टेबल का, पेज टेबल का यूज इसलिए किया क्योंकि पेज टेबल में जैसे ही देखेंगे कोई चीज और चीज नहीं मिली अगर पेज टेबल में, देन उसको क्या करेंगे, वर्चुअल मेमोरी से लोड करेंगे। दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। आई बात ना समझ में। तो वही बात बोली जा रही है कि अगर हमारे पेज फॉल्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उस समय पर हमारी मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, हम कितनी देर में एक मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगे। क्वेश्चन से डायरेक्ट समझते हैं। देखिए, टीएलबी के बारे में भी हम लोग ने बात की थी। हम्म, हाँ, तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार करके देखिए पुराने वाले तरीके से। कंसीडर सिस्टम विद बाइट एड्रेसेबल मेमोरी 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, वही बात हुई। लॉजिकल एड्रेस कितना, 32 बिट्स का है ऐसा, हाँ, 32 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस, 4 किलोबाइट, 4 KB, 4 KB का हमारे पास क्या है, पेज साइज। एक पेज का साइज है 4 KB, उसी की तरह उसमें 4 MB था शायद, 4 KB था, हाँ। हाँ, और एंड द पेज टेबल एंट्रीज आर 4 बाइट ईच, यहाँ पर दे रखा है 4 बाइट ईच, क्या है, पेज टेबल एंट्री है। द साइज ऑफ द पेज टेबल इन द सिस्टम इन मेगा बाइट्स। पेज टेबल की साइज देनी है, तो हमारे पास ये पेज टेबल है दोस्त, उसी उसी वाले उससे चलते हैं। अगर हम इसी वाले की बात करें, ये यहाँ पर समझाने में आसानी रहेगी। तो हमारे पास पेज टेबल कितने साइज की हो गई, पेज टेबल का साइज पूछ रहा है हमारे पास, एक एंट्री का साइज हो गया 4 बाइट, एक एंट्री का साइज हो गया 4 बाइट। और नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोग ने कैसे निकाली थी, नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोग ने कैसे निकाली थी, 32 बिट का एड्रेस है हमारा, 32 बिट्स का, और 4 किलोबाइट, 4 KB की हमारी एक पेज का साइज है। तो 2 to the power 32 अपॉन 4 KB को क्या लिखेंगे, 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 10, इट मीन्स 2 to the power 12, देन डिवाइडेड बाय 2 to the power 12 बिकम 2 to the power 20। आई बात समझ में। तो बस क्या ही किया, 2 to the power 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 बाइट से। तो 2 to the power 20 इंटू 4 बाइट, अब वहां पर बिट था, 14 बिट था, तो उसको बाइट में चेंज किया, 2 बाइट में, देन इट बिकम्स 4 MB। आई बात समझ में, 4 MB, क्योंकि ये मेगा हो गया और ये 2 to the power 2, क्योंकि ये 2 to the power 20 मेगा और देन ये 2 to the power 2, ये बाइट्स में चल रहा है ना, मेगा बाइट्स, इसलिए 2 to the power 2, दिस इज बिकम 4 MB, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, ये भी आप थोड़े क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग अगले वाले पे, मतलब इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस पे जाएंगे, इफेक्टिव वाले पर, ठीक है। अब देखो, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखो, इन अ वर्चुअल मेमोरी, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आए थे। इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम साइज ऑफ वर्चुअल एड्रेस इज 32 बिट। अरे अब तो बहुत सरल हो गया, 32 बिट का हमारे पास वो है, क्या, एक मिनट, यही चलते हैं भाई। हाँ, 32 बिट का हमारे पास क्या है, वर्चुअल मेमोरी एड्रेस है। वर्चुअल मेमोरी एड्रेस क्या है, जो सीपीयू जनरेट कर रहा है, ठीक है। साइज ऑफ द फिजिकल एड्रेस इज 30 बिट्स।
size of the physical address is 30 bits, isn't it or not? This is physical और this is virtual है. पेज साइज इज 4 किलोबाइट, 1 KB. एक पेज का साइज क्या है? 4 किलो बाइट्स. इट मीन्स यहाँ पर भी 12 बिट्स अलग कर दो और यहाँ पर भी 12 बिट्स अलग कर दो. ठीक है. इट मीन्स यहाँ 20 बिट्स और यहाँ पर कितना? 18 बिट्स. क्या यहाँ तो, हाँ हाँ, अब तो बात समझ में आ ही गई पूरी पूरी कि 2 टू द पावर 12 साइज हो गया कितना? किसका साइज? 2 टू द पावर 18 किसका साइज हो गया भाई? किसका साइज हो गया? मेन मेमोरी का साइज हो गया. और 2 टू द पावर 20 किसका साइज हो गया? वर्चुअल मेमोरी का साइज हो गया. बात खत्म. The main memory is byte addressable. Which of the following is the maximum number of bits that can be used to storing protection and other information in each page table entry? अल्लो. तो क्या करनी है बात फिर उसी बारे में. क्या बोला गया? हाँ, क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल. बाइट एड्रेसेबल है एक मेमोरी. क्या है? बाइट एड्रेसेबल है. द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन इन ईच पेज टेबल एंट्री? 30 बिट. और ये 4 किलोबाइट एंड द साइज ऑफ पेज टेबल एंट्री इज 4 किलोबाइट. ये क्या बोल रहा है? एंड द साइज ऑफ ईच पेज टेबल एंट्री. अच्छा अच्छा, दिया हुआ है इसने कि द साइज ऑफ ईच पेज टेबल एंट्री इज 32 बिट. पेज टेबल एंट्री भी 32 बिट की है. ठीक है. पेज टेबल एंट्री भी 32 बिट की है. हम तो पेज टेबल एंट्री क्या हुई? 32 बिट की हो गई. हम्म. पेज टेबल एंट्री में होता क्या? फ्रेम नंबर होता है एक्चुअली. फ्रेम नंबर होता है. तो द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल. Which of the following is the main maximum number of bits that can be used for storing protection and other information in each? वो. हम्म. तो अगर हम लोग क्या करें? बोलिए भाई. 32 में से 18 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गया, 4 बचा है. 30 और 2 में से 1 गया, 1 बचा. ये मैंने क्यों किया? तो देखो भाई, मेरी बात समझिए आप. हम्म. पूरी बात समझेंगे कि हमारे पास ये आ गया वर्चुअल मेमोरी एड्रेस. 32 बिट का है जो. 32 बिट का है. अरे 32 बिट का है. ये आ गया मेन मेमोरी एड्रेस जो कितना है? 30 बिट का है. मेन मेमोरी एड्रेस 30 बिट का है. 12 बिट यहाँ पर चली गई वर्ड ऑफसेट के लिए, डी के लिए. और 18 बिट हमारे किसके लिए है? यहाँ पर फ्रेम को दिखाने के लिए. तो हमें एक्चुअली कितनी बिट होनी चाहिए फ्रेम को दिखाने के लिए? हमारे पेज टेबल में हमने आपसे बात की थी ना, पेज टेबल की ईच एंट्री में फ्रेम नंबर होता है और वैलिड इनवैलिड बिट के बारे में बात हुई थी. इसका मतलब ये पेज टेबल में हमारा फ्रेम नंबर तो होता ही होता है और अदर इंफॉर्मेशन भी पेज के बारे में होती हैं जो क्या है? स्टोर शॉर्टिंग प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन. तो फ्रेम हमारे कितने साइज में चलेगा? क्योंकि इसका पूरा साइज है 32 बिट. पूरी पेज टेबल एंट्री बोल रहा है ना. द ईच द साइज ऑफ पेज टेबल एंट्री इज 32 बिट. तो पेज टेबल एंट्री का साइज है 32 बिट, जिसमें से 18 बिट तो किस में चली गई? सिर्फ एक फ्रेम को दिखाने में 18 बिट चली गई. बची 14 बिट. तो 14 बिट क्या करेंगी? स्टोर द अदर इंफॉर्मेशन. द आंसर इज 14 बिट्स. ओके. ये देखिए इफेक्टिव मेमोरी टाइम के बारे में हमने बोल रखा है यहाँ पर. तो अब बाकी जो सारे क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं. ये भी फ्रेम और पेजेस पे. ये क्वेश्चन किस पर है? एड्रेस ट्रांसलेशन पर ये क्वेश्चंस थे. ठीक है. आगे देखते हैं. कंसीडर अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 8 पेजेस ऑफ 1024 वर्ड्स. ठीक है. 8 पेज ऑफ 1024 वर्ड मीन्स एक पेज में कितने वर्ड हैं इस बार?
हमारे पास 8 पेजेस हैं। मेरी बात पूरी पूरी समझ में आ रही होगी अब आपको। 8 पेजेस है और पर पेज में 1024 वर्ड्स हैं। अरे सॉरी, 1024 वर्ड्स हैं। इट में अरे वहां पर 2 टू द पावर 12 वर्ड्स थे, यहाँ पर 1024 मतलब 2 टू द पावर 10 वर्ड्स हैं। बस बात ही खत्म है। ठीक है। तो हमारे पास 8 पे तो बात तो आ ही रही है समझ में। तो अगर हम लोग देखा जाए कि लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस मतलब मेन मेमोरी के एड्रेस में 8 पेज है केवल। तो 8 पेज को दिखाने के लिए हम लोग को कितने बिट्स चाहिए? 3 ही बिट्स तो चाहिए। 2 टू द पावर 3 में हम लोग 8 बिट्स को दिखा देंगे, 8 पेजेस को। और हर पेज में कितनी एंट्री है? हर पेज में कितने वर्ड्स हैं? 2 टू द पावर 10। बात आई समझ में कि हमारे पास सिर्फ 8 पेजेस हैं। आ लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 8 पेज, ओनली 8 पेज हैं और हर एक पेज में 1024 वर्ड्स हैं। आई बात समझ में? मैप इनटू मेन मेमोरी 32 फ्रेम्स। हम्म हम्म सॉरी सॉरी सॉरी, मेन मेमोरी नहीं, लॉजिकल एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस। Consider a logical address space of 8 pages of 1024 word map into the main memory of 32 frames. How many bits are there in the logical address? How many bits are there in the logical address? तो कैसे होगा इसमें? हाँ तो बात तो भाई वो तो बात हम लोग ने करी चुकी, उसका कोई मतलब ही नहीं, यहाँ नहीं बनता है। तो बस लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास कितने फ्रेम्स होंगे, कितनी बिट्स होंगी? 2 टू द पावर 13। Total number of bits are 2 to the power 13. Sorry, total number of locations are 2 to the power 13, but the total number of bits is only 13. Isn't it or not? तो बात आई समझ में? हमें क्या करना था? 8 पेज दिए हुए हैं, 8 पेज को कितने बिट से दिखा सकते हैं? 3 बिट से। एंड 1024, हर पेज में कितने वर्ड्स हैं? 2 to the power 10 वर्ड्स हैं और 2 to the power 3, देन 2 to the power 13 लोकेशंस आर अवेलेबल। देन कितनी बिट्स चाहिए इतनी लोकेशंस को दिखाने के लिए? सिर्फ 13 बिट्स चाहिए हमें। तो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग बस इस तरह के क्वेश्चन करने बाकी हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। टीएलबी हिट और टीएलबी मिस वाले। देखिए ये क्या होता है, तो हाँ, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होता है। जब हम लोग एक पेज को मांगते हैं, सीपीयू सीपीयू एक पेज को मांगते हैं, तो कभी कभी वो मेन मेमोरी में होता है, कभी कभी वो मेन मेमोरी में नहीं होता है। बात आई समझ में? हाँ, जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हमने तो पेज मांगा, डिमांड पेजिंग पर बात हो रही, तो कभी वो मेन मेमोरी में होगा और कभी वो मेन मेमोरी में नहीं होगा। उस समय पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्चुअल मेमोरी में जाना पड़ेगा और वर्चुअल मेमोरी से वो पेज उठा के मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर हमारा पेज हिट होने का कोई प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम लोग को इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना, इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना मेमोरी का। बात आई समझ में? तो वो कैसे निकलेगी? 1 - पी, पी मतलब रेशियो, पी मतलब पेज फॉल्ट रेशियो है। पी मतलब पेज फॉल्ट रेशियो इंटू मेमोरी एक्सेस, मेमोरी को खोजने में कितना टाइम, प्लस पी इंटू पेज फॉल्ट ओवरहेड, प्लस स्वैप पेज आउट, प्लस स्वैप पेज इन। क्वेश्चन से बात समझेंगे तो पूरी बात समझ समझ में आपको आएगी। देखिए क्वेश्चन कहाँ है भाई? हाँ, देखिए भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझें तो कंसीडर आप पेजिंग हार्डवेयर विथ टीएलबी। टीएलबी को तो आप लोग जानते हैं। टीएलबी क्या एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर में क्या वो आपको क्या बता देता है टीएलबी जल्दी से, कि हाँ ये पेज नंबर यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है, बस ये टीएलबी आपको जल्दी से बता देता है कि ये चीज। टीएलबी ये बता देता है कि बस हमारी जो, भाई देखो, आपको पहले ही बताया गया था कि टीएलबी का यूज एक्चुअली करते क्यों है हम लोग। क्योंकि जो हमारी पेज टेबल होती है वो खुद ही मेन मेमोरी में होती है। मेन मेमोरी में ये पेज टेबल कहाँ होती है? मेन मेमोरी में होती
है। तो जब हमारा सीपीयू कोई एड्रेस को मांगता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन मेमोरी में जाते हैं, पेज टेबल में। देन पेज टेबल में उसको ढूंढते हैं, अगर वो मिल जाता है तो फिर उसको मेन मेमोरी से निकालते हैं। तो हम लोग एक बार में एक एड्रेस को पाने के लिए कितनी बार मेन मेमोरी को एड्रेस कर रहे हैं, कितनी बार मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं? एक बार पेज टेबल को एक्सेस के लिए और एक बार उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग को एक एड्रेस के लिए मेन मेमोरी को 2 बार एक्सेस करना पड़ रहा था। इसलिए हम लोग ने बीच में एक हार्डवेयर को लगा लिया जिसका नाम है ट्रांसलेट लुक असाइड बफर। ये बफर क्या काम करता है, हम इस बफर के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या ये पेज नंबर मेन मेमोरी में है। अगर इसमें से पता चल जाता है देन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उस पेज को यहाँ से उठा लेते हैं। इसका मतलब हम लोग को पेज टेबल में वापस से जाकर पहले पेज टेबल में और फिर मेन मेमोरी में 2 बार मेमोरी एक्सेस नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक बार मेमोरी एक्सेस करना पड़ता है। अब देखो भाई, कंसिडर अ पेजिंग हार्डवेयर विद टीएलबी। हमारे पास टीएलबी वाला एक कंप्यूटर सिस्टम है। अज्यूमिंग दैट द एंटायर पेज टेबल एंड ऑल द पेजेस आर इन द फिजिकल मेमोरी। बात वही बोली नहीं, पेज टेबल, हमारी जो पेज टेबल है और हमारे जो सारे पेजेस हैं, जो भी पेजेस होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, मेन मेमोरी में ही रखे जाएंगे, आर द फिजिकल मेमोरी। इट टेक्स 10 मिली सेकेंड टू सर्च द टीएलबी। हम लोग को टीएलबी में ढूंढने के लिए, टीएलबी में हम लोग ढूंढेंगे कि क्या ये पेज मेन मेमोरी में है कि नहीं है, उसमें हम लोग को कितना लगता है, सिर्फ 10 मिली सेकेंड। यही बात समझ में। और टू सर्च द टीएलबी एंड 80 मिली सेकेंड टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी। और 80 मिली सेकेंड हमें लग रहे हैं किसके लिए, फिजिकल मेमोरी में से एड्रेस को निकालने के लिए। इफ द टीएलबी हिट रेशियो इज 0.6, टीएलबी हिट रेशियो कितना है, 0.6। मतलब टीएलबी में वो पेज नंबर मिल जाए इसकी चांसेस कितने हैं, 0.6, और ना मिलने के चांसेस हैं 0.4। बात आई समझ में। द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमें निकालना है, तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे निकालेंगे, टीएलबी हिट इनटू, जब टीएलबी हिट होगा तब भी तो हम लोग को एक बार, जब टीएलबी हिट होगा उस समय हम लोग को क्या करना है भाई, टीएलबी सर्च करने में आपने 10 सेकंड लगाए कि नहीं लगाए, कितना मेमोरी टाइम गया आपका, 10 सेकंड आपने टीएलबी सर्च किया। और जैसे ही टीएलबी हिट हो गया देन आपने क्या किया, मेमोरी में गया और सीधे एड्रेस को उठा लिया। तो 80 मिली सेकेंड तो एक्सेस द फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी को एड्रेस करने में आपके 80 मिली सेकेंड लगे। प्लस जब टीएलबी मिस होगा, मिस होगा तो दोस्त तब क्या करोगे पता है, टीएलबी तो तुमने इस बार भी सर्च किया कि नहीं किया भाई, टीएलबी में तो तुमने देखा ना कि हमारा पेज है कि नहीं है, मिला कि नहीं मिला वो बात अलग है, बट आपने देखने में टाइम तो जाया किया। तो 10 वहां, फिर जब टीएलबी में नहीं मिलेगा तो आप कहाँ जाओगे, पेज टेबल में ढूंढने जाओगे, और पेज टेबल कहाँ है, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम 80 मिली सेकेंड। प्लस एक बार पेज टेबल एंट्री एक्सेस करोगे फिर उसके बाद वहां से एक्चुअल मेन मेमोरी से एड्रेस को निकालोगे। क्या बात आई समझ में आपको। तो ये बात हो गई पूरी। तो ये जब आप निकालेंगे तो टीएलबी हिट क्या है, 0.6 इंटू ये कितना आया, 90 प्लस 0.4 इंटू क्या आया, 170। तो यहाँ पर कितना आया, ये आएगा, यस 68 प्लस यहाँ पर आया 64, दिस बिकम्स 122। मेरी बात आप समझे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, 122 मिली सेकेंड, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम है क्या। इफेक्टिव एक्सेस टाइम यही है कि आप टोटल निकाल रहे हैं आपके पेज टेबल को हिट होने के, पेज टेबल को आपके मिस होने के, या टीएलबी हिट टीएलबी मिस होने के चांस के आधार पर, कि कितने चांस है कि आपके टीएलबी मिस हो जाए और कितना चांस है कि टीएलबी हिट हो जाए। इन चांस के आधार पर आप ये निकाल लें कि हमारा मतलब एक एवरेज टाइम निकाल लें, इफेक्टिव एवरेज टाइम निकाल लें कि पर एंट्री हमें, पर रिक्वायरमेंट हमें, मतलब जितनी बार रिक्वेस्ट करेंगे उसमें मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लगेगा।
बात आई समझ में? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये सब क्वेश्चन हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम डिमांड पेजिंग पर काम करता है। हम लोग एक प्रोग्राम के सारे पेजेस मेन मेमोरी में लोड करके नहीं रखते हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो बात आई समझ में? तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, अगर हम लोग देखना चाहें तो ये शायद क्वेश्चन हमारे पास पिछली बार आया था, कौन सा आया था ये, कोई क्वेश्चन आया था पिछली बार का भी क्वेश्चन है यहाँ पर। पिछली बार जैसा कि ये क्वेश्चन हमारे में आया है, पिछली बार आ चुका है ये क्वेश्चन हमारे में, इसको हम लोग देखने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास 10 माइक्रोसेकंड है, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रोसेकंड बराबर इज इक्वल टू 10 to the power 6 नैनो सेकेंड। पहली बात तो ये है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या, इन अ कंप्यूटर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम का मतलब क्या है? अगर आपका पेज फॉल्ट होता है, अगर आपका पेज फॉल्ट होता है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम का ये, पेज फॉल्ट अगर होता है तो उस पेज को वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लाके सीपीयू तक देने तक का समय ये है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो अगर, तो हमारा पेज फॉल्ट रेट कितना है? 1/10 to the power 6। एक पेज फॉल्ट होता है अगर 10 की पावर 6, 10 to the power 6 मेमोरी एक्सेस करने में कितने पेज फॉल्ट हुए? मात्र एक। तो हमारे पास पेज फॉल्ट एक्सेस क्या, पेज फॉल्ट रेशियो क्या है? 1/10 to the power 6। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट आया 1/10 to the power 6। अगर पेज फॉल्ट होगा तो क्या होगा? पेज फॉल्ट एक्सेस, ये नैनो सेकंड में ले लिया ना हमने, तो हमारा क्या होगा? पेज फॉल्ट क्या होगा? सर्विस टाइम लगेगी ना, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगी। और पेज फॉल्ट अगर नहीं होता है तो पेज फॉल्ट नहीं होने के लिए क्या करेंगे? 10 to the power 6, और वो तब कितना टाइम लगेगा हमारे पास? सिर्फ 30 नैनो सेकेंड। पेज फॉल्ट अगर हो जाता है तो कितना टाइम लगेगा? इतना, और नहीं होता है तो टाइम कितना? इतना। देन दिस बिकम्स अवर इफेक्टिव एक्सेस टाइम। आई बात समझ में? देन ये हमारे पास हो गया 10 to the, ये हो गया 10 हो गया, एक्चुअली ये 10 हो गया, है ना। और ये क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है तो इसको निग्लेक्ट करते हुए हम लोग इसको 30 ही मान लेते हैं अप्रोक्स। इसको बहुत, मतलब ये वैल्यू को छोटा मानते हुए 30 ही, अप्रोक्स 30 ले लेते हैं इसको, है ना। क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे देन 30 से थोड़ा ही तो इधर उधर जाएगा ना वो। तो ये 30 नैनो सेकेंड, देन ये 10 नैनो सेकेंड, इट अप्रोक्सीमेटली 40 नैनो सेकेंड। दिस इज द आंसर। बात आई समझ में? कि पेज फॉल्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करें। आगे देखते हैं। ये टीएलबी वाला क्वेश्चन हम लोग ने नहीं किया अभी तक। हाँ, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी पेज फॉल्ट के ऊपर ही है। A paging scheme using a translation look aside buffer TLB or TLB access take 10 नैनोसेकंड, 10 नैनोसेकंड लेता है ये। और इसमें क्या है? मेन मेमोरी एक्सेस टेक 50 नैनोसेकंड। मेन मेमोरी में कब जाना है आपको? 50 नैनोसेकंड लेना है। व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ टेलबी? हिट रेशियो इज 90%। 90% मीन्स 90 0.9, रेशियो कितना हुआ? 0.9। 0.9 चांसेस कुछ होंगे और कुछ होंगे 0.1 चांसेस, मतलब जब टीएलबी हिट होगा और जब टीएलबी मिस होगा। तो जैसे ही टीएलबी हिट होगा तो टीएलबी को देखने का समय कितना लगा? 10 नैनोसेकंड। फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करने में कितना समय लगा? भाई जब टीएलबी मिस होता है, जब टीएलबी हिट होता है तो टीएलबी हिट हुआ, 10 नैनोसेकंड उसमें लगे, और जाके जैसे टीएलबी ने बोला कि हाँ ये पेज नंबर यहाँ पर इस फ्रेम नंबर में, हम लोग तुरंत गए और मेमोरी से एक्सेस कर लिया। बात ये हो गई। और जैसे ही नहीं मिला, जैसे ही टीएलबी मिस हुआ तो आपने टीएलबी को देखने का समय तो लगाया ही लगाया, ऊपर से आपने क्या लगाया? 2 बार मेमोरी एक्सेस भी की। 2 बार मेमोरी एक्सेस क्यों? एक बार पेज टेबल पढ़ा जाके, उससे फ्रेम नंबर निकाला और फिर उस फ्रेम नंबर को जाके मेमोरी से एक्सेस किया। भाई ये हमारी मेन मेमोरी है तो यहाँ पर पेज टेबल है,
टीएलबी हमारा यहाँ कहीं है, तो या तो टीएलबी सीधा बता दे तुम्हें। अगर टीएलबी सीधा बता देगा तो तुम्हें सिर्फ एक बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, और अगर टीएलबी नहीं बता पाएगा तो आपको पहले पेज टेबल एक्सेस करेंगे, फिर आप उससे यहाँ पर आएंगे। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर 2। ठीक है, तो यहाँ 60, यहाँ कितना आएगा भाई? यहाँ पर आएगा 110, 11.0, क्योंकि यहाँ मतलब ये 110 इंटू 0.1 इज 1111, एंड हियर आएगा ओनली 6, कितना आएगा? 60, 54 आएगा। एंड आंसर इज 60। 54 क्यों आएगा भाई? देख लो ना, 60 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 50, 54.0। देन 54 प्लस 11 इज 65 नैनो सेकेंड। बात आई समझ में? बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद पेज टेबल एंट्री, ये वाला हो गया क्वेश्चन। हम इंफॉर्मेशन, ये 14 आता है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ बाइट एड्रेसेबल 32 बिट। ठीक है, ये भी हो गया। साइज ऑफ पेज टेबल वाले सारे हो गए। ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए गेट सीएस का क्वेश्चन है ये। मतलब इफेक्टिव एक्सेस टाइम आपको निकालना तो आ ही गया होगा। सपोज द टाइम ऑफ द सर्विस ऑफ पेज फॉल्ट इज ऑन द एवरेज 20 मिली सेकेंड। ठीक, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज 10 मिली सेकेंड। अभी हम लोग क्वेश्चन करके आए, सपोज द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ पेज फॉल्ट इज 10 मिली सेकेंड। सेकेंड मेमोरी, while a memory access take 1 माइक्रो सेकेंड। मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में तो 10⁻³ का रिलेशन होना चाहिए, अब हमको नहीं पता। then a 99.99 हिट रेशियो रिजल्ट इन एवरेज मेमोरी। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि हिट रेशियो है तो कुछ हिट वाला होगा, कुछ मिस वाला हो गया। 99.99% की बात कर रहे हैं तो 99.99% को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अपॉन 100 करके। देन दिस बिकम 0.09999 प्लस ये कितना बना? ये कितना बनेगा? 0.0001। आई ना बात समझ में? मतलब 1 माइनस दिस ना, जीरो, ये हिट रेशियो, तो ये मिस रेशियो, 1 माइनस दिस। अब अगर हमने क्या बोला? पेज फॉल्ट अगर मिस हुआ तो क्या होगा? मिस हुआ और हिट हुआ भाई, मिस हुआ और हिट हुए में क्या ही होगा? तो यहाँ पर क्या है? 10 मिली सेकेंड है, और ये 1 माइक्रो सेकेंड है। अगर हम लोग माइक्रो सेकेंड में ले, मिली सेकेंड में ले लें सब कुछ, तो कैसे करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर कि माइक्रो सेकेंड में मान लीजिए ले लेते हैं, माइक्रो सेकेंड में ले लेते हैं, तो मेमोरी एक्सेस यहाँ पर हो गया हमारी। नहीं तो पेज फॉल्ट, अगर हमारा मिस हुआ तो पेज फॉल्ट लेंगे। पेज फॉल्ट लेने में क्या लगेगा? 10 × 10⁻³ क्यों? क्योंकि ये मिली सेकेंड में था, हमने माइक्रो सेकेंड में चेंज करने के लिए 10⁻³ कर दिया। और यहाँ पर क्या होगा? ये पेज फॉल्ट एक्सेस टाइम है ना, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। और अगर हमारे पास हिट होगी तो हम लोग पास डायरेक्ट कितना टाइम लगेगा? 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा। एंड दिस इज माइक्रो एंड दिस इज ऑल्सो माइक्रो, एंड दिस बिकम 0.9999 एंड दिस बिकम्स 1, क्योंकि 10⁻⁴ इंटू दिस 1, 1.9999 माइक्रो सेकेंड इज योर आंसर। बात खत्म। पेज फॉल्ट जहां हुआ, तो एक केस बनाओ जहां पर पेज फॉल्ट होना है रेशियो, और एक में जहां पर पेज हिट होना है। हिट होने पर मेमोरी का इंटू करो, और मिस होने पर मेमोरी का इंटू करो, मेमोरी टाइम का इंटू करो। बात आती है इस क्वेश्चन की। देखो भाई, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या? नहीं। देखो भाई, कंसीडर आप पेजिंग हार्डवेयर विद टीएलबी अज्यूम द एंटायर, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। द मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 नैनो सेकेंड रीड ऑपरेशन। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं, और बहुत आसानी से सॉल्व होगा, इसलिए सिर्फ आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक,
वही बोला, एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व 100 इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन, 60 मेमोरी ऑपरेशंस रीड। ये क्वेश्चन आप प्लीज करें, बहुत अच्छा लगेगा। मेगाबाइट्स हो गया, देन अ वर्चुअल मेमोरी, पेज टेबल एंट्री, दिस ये दो क्वेश्चन अभी हम लोग बच रहे हैं, ये अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में। हम्म। तो हम लोग ने पढ़ लिया क्या, डिमांड पेजिंग, और डिमांड पेजिंग में ईटीए इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालेंगे कैसे, वो पढ़ लिया। इसमें टीएलबी का भी यूज कर लिया हमने, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्या है, ठीक है, क्या है पेज रिप्लेसमेंट क्या है। अगर हम आपसे ये बोलें, इसको हम लोग लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करें, इसको नजरअंदाज करें। हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मेन मेमोरी है और ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है, मेन मेमोरी है हमारे पास और ये वर्चुअल मेमोरी है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे सारे फ्रेम्स मेन मेमोरी के क्या हों, भर गए हों, सारे मेन मेमोरी के फ्रेम्स भर गए हों, और हमारा सीपीयू जो है वो एक नए पेज की डिमांड कर दे। उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से पेज, यहाँ का फ्रेम, यहाँ के फ्रेम में जो पेज है जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, या जो भी तरीका है, इस वाले को यहाँ से उठा के यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ से एक नया पेज लोड करना पड़ेगा। तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, एक फ्रेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि हमें कौन से फ्रेम को उठाकर वर्चुअल मेमोरी में भेजना है। तो इस कौन से फ्रेम को विक्टिम बनाया जाए मेन मेमोरी से बाहर निकालने के लिए, इसके बहुत सारी एल्गोरिदम है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ने गलत पेज, गलत फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, जो बार बार यूज हो रहा है, जो बार बार हमारा सीपीयू मांग रहा है, अगर हम लोग ने उसको निकाल के बाहर कर दिया, देन थोड़ी देर बाद सीपीयू उसको फिर मांगेगा, है ना। तो फिर हमें फिर से लोड करना पड़ेगा। बात आई समझ में? तो हम लोग ये एक मिनट। तो हम लोग ये समझने के लिए कि, हाँ सॉरी, तो हाँ, तो हम लोग ये कैसे करेंगे, कौन से फ्रेम को विक्टिम बनाएंगे कि हमारे वर्चुअल मेमोरी से वो फ्रेम हमारा, वो पेज हमारा लोड हो जिसकी रिक्वायरमेंट अभी है। इसकी दो चार एल्गोरिदम्स हैं। क्या इसको बोला गया, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है, कि मेन मेमोरी में हमारे सारे क्या हो चुके हैं, फ्रेम फुल हो चुके हैं। अब हमें कुछ फ्रेम्स को हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे जो नया फ्रेम है, नया पेज है, वो हमारा मेन मेमोरी में आ पाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। It is called page replacement policy. While a process is executing, a page fault occur, एक page fault होगा, then operating system determine where the desired page is residing on the secondary storage, but then find there are no free frames on the free frame list. All memory is in used. बात आई समझ में, सारी मेमोरी क्या हो चुकी, यूज हो चुकी। तो अब हमें कुछ फ्रेम यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ से आपको पूरा पूरा समझ में आ रही है बात। तो बेसिक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, उसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की जाती हैं। तो सबसे पहले पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। हाँ, तो हम लोग यही तो बोल रहे हैं ना, कि ऐसी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाएं कि हम लोग ये देख लें कि हमें कौन से फ्रेम की, कौन से पेज की ज्यादा बार यूज हो रहा था, कहीं हम लोग गलती से उस पेज को ना निकाल, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इज फर्स्ट एल्गोरिदम। सो दिस इज फर्स्ट एल्गोरिदम जिससे हम लोग क्या करेंगे, पेज रिप्लेस करेंगे। तो देखो कैसे, 701, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इससे नाम ही से पता चल रहा है कि जो फ्रेम नंबर, जो पेज नंबर सबसे पहले एंटर हुआ है हमारी पेज टेबल में, हमारी मेन मेमोरी में सबसे पहले एंटर हुआ है, उसी को हम लोग सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 पेज फ्रेम खाली हैं, तीन क्या है हमारे पास फ्रेम खाली हैं, और हमारे उसने सीपीयू ने एक क्या किया, एक पेज मांगा है, 7th नंबर पेज हमारा मांगा, तो हमने 7th को क्या कर दिया, इनिशियली हमारी जो पेज टेबल था वो खाली था, सॉरी मेन मेमोरी खाली थी, तो हमारी क्या हुआ, वो पेज फॉल्ट हुआ।
मतलब उसने मांगा, देन 7 हमारे पास उपस्थित नहीं था, देन इट कॉल्ड पेज फॉल्ट। तो हमने क्या किया, पेज फॉल्ट हुआ, हमने 7 को लोड कर लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जीरो मांगा। जीरो क्या है, पेज नंबर मांगा, पेज नंबर जीरो मांगा। देन पेज नंबर जीरो क्या हमारी मेमोरी में है, नहीं है। देन एक पेज फॉल्ट फिर हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, जीरो भी हमने लोड कर लिया। जीरो लोड करने के बाद एक भी मांगा, फिर पेज फॉल्ट हुआ, फिर वन लोड किया, अब उसने मांगा दो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, हम लोग अब किस पेज को यहां से हटाएं जो दो को लोड कर पाए। तो सबसे पहले 7 आया था, इसलिए 7 को हटा दिया, देन 2 को लोड किया। अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर इसने जीरो मांगा, तो जीरो में कोई पेज फॉल्ट हुआ, क्योंकि हमारा मेन मेमोरी में जीरो पेज नंबर उपस्थित था, इसलिए यहाँ पर कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको खाली छोड़ रखा, देखा। अब यहाँ पर आया 3 मांगा उसने, 3 यहाँ पर उपस्थित नहीं, इसलिए अब हम लोग किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। किसी को बाहर कौन निकलेगा भाई, जो सबसे पहले आया था वो बाहर जाएगा। जबकि देखो क्या हो रहा है, बात यह है कि बात यह है कि जीरो अभी आगे यूज होना है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए, जीरो को बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल दिया, 3 को लोड किया, फिर पेज फॉल्ट हुआ। तो पेज फॉल्ट क्या है, जब हम लोग कोई एक पेज मांगते हैं और पेज हमारे मेन मेमोरी में उपस्थित नहीं होता, दिस इज कॉल्ड अ पेज फॉल्ट। अब आई बात समझ में? तो ये हुई फीफो। व्हाट इज द बिलेडीज एनोमली। बिलेडी एनोमली, तो फीफो एल्गोरिदम आपको समझ में आया कि इसमें हम लोग किस तरह से पेज को रिप्लेस करते हैं। बिलेडी एनोमली क्या है, कंसीडर स्ट्रिंग दिस एडिंग मोर फ्रेम्स कैन कॉज मोर पेज फॉल्ट। देखो दोस्त क्या होता है, अगर आप ये बोलें कि यार देखो फ्रेम की वजह से हमारा पेज फॉल्ट बार बार हो रहा है, तो ऐसा करो मेन मेमोरी में पेज की नंबर ही बढ़ा दो, फ्रेम की नंबर बढ़ा दो। क्या कर दो, ज्यादा फ्रेम एलोकेट कर दो एक प्रोसेस को, तो क्या हो, पेज फॉल्ट कम होने लगेंगे। सही बात हुई कि नहीं हुई। भाई आपने क्या किया, एक प्रोसेस को बहुत सारे फ्रेम एलोकेट कर दिए, तो उसके बहुत सारे पेजेस क्या आ गए, मेन मेमोरी में आ गए। तो अब तो पेज फॉल्ट कम हो जाने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम में जब आप पे नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा देते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा देते हैं, तो एकदम से आपके पेज फॉल्ट क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। आपकी जो वो है, पेज फॉल्ट क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। देखो, जब नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स कम थे, नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़े, देन पेज फॉल्ट घटे। लेकिन बिलेडी एनोमली में क्या होता है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं, तो क्या हमारे पास पेज फॉल्ट कम हो जाते हैं, नहीं, बढ़ भी सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ फ्रेम्स घटे हैं, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम इज सफर फ्रॉम बिलेडीज एनोमली। बिलेडीज एनोमली का एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि क्या है, कि अगर हम लोग क्या पेज फ्रेम्स बढ़ाते हैं, फ्रेम नंबर बढ़ाते हैं, तो क्या हमारे पेज फॉल्ट होना कम हो जाएंगे, नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पेज फॉल्ट होना कम ही हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, हमने पेज फ्रेम बढ़ाए तो, लेकिन हमारा पेज फॉल्ट भी बढ़े, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया ना। लेकिन अक्सर क्या है, डिक्रीजिंग है, हाँ, कभी डिक्रीजिंग है, लेकिन ये कभी इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है फीफो एल्गोरिदम में कि पेज फ्रेम बढ़ाने पर हमारे पेज फॉल्ट कम हो जाए। दूसरी एल्गोरिदम है ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल एल्गोरिदम क्या है, कि हम लोग ऑप्टिमल एल्गोरिदम ऐसे तो बोला जाए कि ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं, क्योंकि अब हमें आगे ये किस पर बात करती है ऑप्टिमल एल्गोरिदम पे, कि हम लोग क्या करें, आगे का देख लें, फ्यूचर देख लें कि आगे हमें कौन सा फ्रेम अभी जरूरत है, कौन सा पेज नंबर जरूरत है। जो पेज नंबर हमें आगे जरूरत होगा, उस पेज नंबर को ना हटा के हम लोग वो पेज नंबर हटाएं अपने मेन मेमोरी से, जो अभी आगे यूज ना हो। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, हम लोग फ्यूचर तो देख नहीं सकते हैं ना, कि फ्यूचर हमें किस पेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, हाँ। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको देती है, मतलब इससे ज्यादा बेस्ट वर्क कोई नहीं करता है। तो इस तरह की एल्गोरिदम में ये एल्गोरिदम आपको सबसे कम पेज फॉल्ट देती है। तो देखो कैसे काम कर रही है।
7 मांगा तो इनिशियली तो खाली है, तो पेज फॉल्ट होना ही है। 0 मांगा पेज फॉल्ट होना ही है। 1 मांगा पेज फॉल्ट होना ही है। जैसे 2 मांगा, 2 मांगने पर उसने देखा आगे कि 7 तो नहीं यूज हो रहा है, 7 नहीं, 0 तो नहीं यूज हो रहा, 0 तो अभी यूज होना है, और 1 भी यूज होना है, 1 के बाद 7 यूज होगा। तो आगे देखने के हिसाब से उसने क्या किया, 7 को हटा दिया कि 7 अभी आगे यूज नहीं है, इसलिए 7 को हटा दिया। अब देखो, अब यहाँ पर 0 है तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 3, 3 मांगा, जब उसने 3 मांगा तो अब वो देखेगा कि जब उसने 3 मांगा तो अब वो देखेगा कि आगे कौन सा यूज है, आगे 0 यूज हो रहा है। तो 0 को क्या किया, इन्होंने नहीं हटाया। और जबकि पिछली बार क्या हुआ था, इन्होंने 0 को हटा दिया था, और इस बार 0 को नहीं हटाया। लाइक दैट ऑप्टिमल एल्गोरिदम वर्क करती है। किस तरह, ये आगे का फ्यूचर देखती है कि कौन सा पेज अभी हमें जरूरत आगे लगेगा, उस हिसाब से ये अपना रिप्लेसमेंट करती है। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम डज नॉट सफर फ्रॉम द बिलेडीज एनोमली। बात आप इतनी समझिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम इज LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। हम लोग वो वाला पेज, हाँ हम लोग फ्यूचर भले ही नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग पास्ट में जाके दे सकते हैं कि कौन सा बंदा बार बार यूज हो रहा है। अगर कोई पेज बार बार यूज हुआ है पास्ट में, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आगे भी ज्यादा बार यूज हो। तो यूज पास्ट नॉलेज रेदर देन फ्यूचर रिप्लेस पेज देन दैट हैज नो नॉट बीन यूज इन द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। देखो 7 यहाँ तक ये तो चला। जैसे ही 2 मांगा इसने, तो 2 इसने, भाई 7 तो बहुत पहले मांगा गया था ना, 0 उसके बाद मांगा गया और 1 उसके बाद, तो वो 7 को ही हटाया, 7 को हटाया, देन 0 मांगा, 0 डाला, 0 तो था ही। अब 3 मांगा, 3 मांगा तो इस बार उसने ना 0 को हटाया ना 7 को हटाया। 7 को तो हटाया, 7 तो पहले हट गया, 0 को नहीं हटाया। उसने किसको हटाया, देखो, क्योंकि 0 जस्ट अभी मांगा गया है, तो लीस्ट रिसेंटली यूज, 0 तो रिसेंटली यूज्ड हुआ है ना, और 2 भी रिसेंटली यूज हुआ है। सबसे देर में सबसे पहले कौन यूज हुआ था, 1, मतलब 1 बहुत देर पहले यूज हुआ था, उसके बाद 0 और 2 यूज हो चुके हैं, इसलिए 0 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 से। फिर उसके बाद 0 मांगा गया, 0 था यहाँ पर, 4 आया, 4 को आना है, 4 को आना है, तो यहाँ पर हटेगा कौन, क्योंकि भाई 0 तो अभी मांगा गया, 3 तो अभी मांगा गया, और 0 फिर अभी मांगा गया, तो अब इस बार कौन हटेगा, 2 हटेगा। बात आई समझ में। तो लीस्ट रिसेंटली यूज आपका क्या काम करता है, कि प्रीवियसली जो सबसे कम बार मांगा गया है या जो रिसेंटली यूज नहीं हुआ है, उसको हटाया जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉट सफर्स फ्रॉम द बिलेडीज एनोमली। तो ये बात आपको समझनी है। तो इसमें 2 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एक हल्का क्वेश्चन करते हैं, हल्का तो नहीं है खैर, हाँ, मतलब ठीक ही है। तो देखिए, अ सिस्टम हैज 3 पेज फ्रेम्स। हमारे पास कितने पेज फ्रेम्स हैं, 3 मान लिया। 1 2 3 हम एक बार में 3 को रख सकते हैं। फॉर स्टोरिंग प्रोसेस पेजेस इन मेन मेमोरी इट यूज द लीस्ट रिसेंटली, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। एज्यूम दैट ऑल द पेज फ्रेम्स आर इनिशियली एम्प्टी, ऑल द पेज फ्रेम्स आर इनिशियली एम्प्टी। और जब ये एम्प्टी होंगे तो क्या होगा भाई, जब ये एम्प्टी होंगे तो क्या होगा, एम्प्टी होंगे तो पेज फॉल्ट होगा, पहले 3 तो पेज फॉल्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट दैट विल अकर व्हाइल प्रोसेसिंग द पेज रिफ्रेशिंग स्ट्रिंग विल गिवन बिलो। मान लो ये पेज मांगे जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमें बोलने हैं। तो देखो, 4 मांगा तो हमने 4 दिया, एक पेज फॉल्ट बढ़ गया, पेज फॉल्ट +1। 7 मांगा, 7 दिया, पेज फॉल्ट हुआ, भाई इनिशियली वो एम्प्टी है ना, तो 4 दिया, 7 दिया, एंड 6 मांगा और 6 दिया, पेज फॉल्ट +1। 1 मांगा, जब वो 1 मांगेगा दोस्त, तो अब कौन हटेगा, भाई 6 तो अभी अभी यूज हुआ है, 7 भी अभी अभी यूज हुआ है, हटेगा कौन, 4। 4 हटा के 1 दिया, इस बार भी पेज फॉल्ट हुआ, भाई 1 हुआ ना तो पेज फॉल्ट हुआ, हाँ। अब क्या मांगा उसने, 7 मांगा, 7 है, 6 मांगा, 6 है, 1 मांगा, 1 है। अब 2 मांग रहा है, जब 2 मांगेगा तो कौन रिसेंटली यूज नहीं हुआ है, भाई 1 तो अभी अभी यूज हुआ है, 6 अभी अभी यूज हुआ है, और 7 यूज नहीं हुआ है। 7 को हटा के क्या डाल देंगे, भाई 7 सबसे देर में ना, सबसे पहले तो 1 यूज हुआ, फिर उसके बाद 6, 7 सबसे पहले यूज, पिछली बार यूज हुआ था, देन 7 को हटा के 2 लाया गया, देन एक पेज फॉल्ट और बढ़ गया, देन 7 भी उपस्थित।
अब 7 फिर आ गया, देखा यहाँ पर दिक्कत में आ गया। 7 जैसे ही हटाया 7 फिर से आ गया, देन यहाँ फिर हटा के 7 डालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर फिर 7 लिया गया, है ना, और फिर यहाँ पर 2 मांगा, देन फिर पेज फॉल्ट हुआ, देन 2 1। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इस आंसर इज 7 आ रहा है। लेकिन एक बार हम इसको फिर से आपको करके दिखाना चाहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पेज है? 4 है, एक पेज फॉल्ट बढ़ा, फिर 7 आया, देन 7 आया, दूसरा पेज फॉल्ट +1, एक पेज फॉल्ट, दो पेज फॉल्ट, तीन पेज फॉल्ट। इस समय हमारे पास 4 है, 7 है, 6 है। जब हमारे पास 1 मांगा गया तो हमारे पास कौन हटा? यहाँ से 4 हटा। 1 मांगा गया तो 4 हटा। अब इस समय हमारे पेज टेबल में कौन है? क्यों 1 मांगा गया तो 4 हटा? क्योंकि रिसेंटली 4 यूज नहीं हुआ, रिसेंटली 7 और 6 यूज हुआ था। देन हमारे पास 1 आते ही फिर एक पेज फॉल्ट हुआ। 1 आ तो 7 में पेज फॉल्ट नहीं हुआ, 6 में पेज फॉल्ट नहीं हुआ, 1 में पेज फॉल्ट नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि 1 6 7 तो है ही ना अभी यहाँ पर। 1 में पेज फॉल्ट नहीं हुआ। अब जैसे ही 2 मांगेंगे, 2 मांगेंगे, तब अब देखिए 2 मांगने पर कौन आएगा? भाई 1 अभी अभी यूज हुआ, 6 अभी अभी यूज हुआ, 7 बहुत देर पहले यूज हुआ था, इसलिए 7 को हटा के कौन लिया गया? 2 लिया गया। देन एक पेज फॉल्ट और बढ़ा। फिर अब जैसे ही 7 हटाया, 7 फिर मांग लिया गया। अब कौन हटेगा? 1 और 2 अभी अभी यूज हुआ था, तो हटेगा 6। तो यहाँ डाला गया 7, देन 2 मांगा, देन 2 में एक बार आया था और एक बार 7 में आया, तो कितना आया? 3 + 3 आया 6। द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आर 6। बात आई समझ में? हम लोग प्रीवियस देखेंगे कि कितनी बार हमारा पेज फॉल्ट हो रहा है। दिस इज द पेज फॉल्ट। तो इनिशियली हमारे पास जितने फ्रेम है उतने तो पेज फॉल्ट होने हैं। जैसे 4 जब मांगा तो पेज फॉल्ट, क्योंकि इनिशियली वो इम्पिटी है। 4 में एक पेज फॉल्ट, 7 में एक पेज फॉल्ट और 6 में एक पेज फॉल्ट, तीन पेज फॉल्ट तो यही होगा। और जैसे ही एक 1 मांगेगा, 1 में किसको हटाएंगे हम लोग? 4 को हटाएंगे, देन 1 लिखेंगे, एक पेज फॉल्ट और बढ़ गया। देन 7 में कोई पेज फॉल्ट नहीं, 6 में कोई पेज फॉल्ट नहीं, 1 में कोई पेज फॉल्ट नहीं। जैसे ही 2 मांगेगा तो एक पेज फॉल्ट और हो जाएगा। देन 2 मांगा तो हटेगा कौन? 7 हटेगा। और जैसे ही 7 हटा, देन फिर एक पेज फॉल्ट होगा, देन यहाँ पर हटा के 7 रखा जाएगा, देन 1 6 7। बात आई समझ में? हम्म। मतलब ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 6 आंसर आया था पिछली बार में, आप समझ जाइए। तो इस तरह से लीस्ट रिसेंटली यूज क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये आपको टेस्ट में दिया जाएगा शायद, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कराऊं इसको, लेकिन इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। द एड्रेस सीक्वेंस जनरेटेड बाय दैट ट्रेसिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग अ प्योर डिमांड बेस्ड पेजिंग सिस्टम विथ 100 रिकॉर्ड पर पेज with one free main memory frame is recorded as follows. What is the number of page fault? हमसे ये बोल रहा है कि एक पेज, अगर हम लोग, हमारे पास पेज फ्रेम कितना है? सिर्फ एक पेज फ्रेम है, लेकिन एक पेज फ्रेम में हम लोग 100 रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 100 रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो देखो, जैसे इसने रिकॉर्ड नंबर 100 मांगा, जैसे इसने रिकॉर्ड नंबर 100 मांगा, तो हमारा तो पास जो पेज था, बात आई समझ में? आप हमारे पास फ्रेम कितने रख सकते हैं हम लोग? सिर्फ 1 फ्रेम रख सकते हैं, लेकिन 1 फ्रेम का पेजिंग सिस्टम विद 1 रिकॉर्ड पर पेज। एक पेज में कितने? 100 रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर बात है कि हमारे पास जैसे इसने 100 नंबर रिकॉर्ड मांगा, तो हमारे पास तो था नहीं, तो एक पेज फॉल्ट तो बढ़ गया उसी समय। लेकिन इसने कहाँ से कहाँ तक लिया? 100 से लेके 199, मतलब 100 एक बार में रिकॉर्ड लोड कर सकते हैं ना, 100 रिकॉर्ड लोड कर लिए। लेकिन इसने मांगा 200 वहां, तो क्या वो हमारे पास है? नहीं है। तो फिर से पेज फॉल्ट हुआ, लेकिन इस बार इसने लोड कहाँ से कहाँ तक किए? 200 से लेकर 300, 299 तक। लेकिन अब उसने क्या मांगा? 430 मांगा। फिर नहीं है, तो फिर हमारा पेज फॉल्ट हुआ, और क्या हुआ? हमने इस बार लोड किए 430 से लेकर
529 तक। अब 529 तक हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या ये वाला यहाँ पर है, हाँ है, पेज फॉल्ट हुआ नहीं हुआ, ये वाला है, हाँ है, पेज फॉल्ट हुआ नहीं हुआ। तो अब बात आई इसमें, इसमें आया पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट हुआ तो हम लोग ने 530 से लेकर, आप उन क्वेश्चन को फिर एक बार जरूर देखिए, कहाँ तक लिए, 629 तक लिए। 629 तक लिए तो 530 में पेज फॉल्ट हमने ये लिया। हम्म ये पेज फॉल्ट एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, ठीक, और एक बार यहाँ, ठीक है। इसमें पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा। इसमें पेज फॉल्ट होगा, हाँ होगा। इसमें पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 129 तो नहीं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है इंस्ट्रक्शन, 530 से लेके 639 तक, 29 तक, ठीक है। तो अब हम लोग ने 120 वाला मांगा, तो 120 से लेकर हमने 219 तक ले लिए। अब 219 तक ले लिए, भाई पेज फॉल्ट तो यहाँ पर भी हुआ ना, देन 1 प्लस, फिर पेज फॉल्ट, फिर 220 मांग लिया, तो फिर 1 पेज फॉल्ट। इस बार हमने कहाँ से लिया, 220 से लेकर 319 तक लिए। बात आई समझ में। 319 में ये फिर नहीं है, फिर एक पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट हुआ तो इस बार 320 से लेके हमने कहाँ तक लिए, 419 तक लिए, तो ये वाला भी मिला और ये वाला भी मिला। देन अब की कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ कितना है हमारे पास, टोटल नंबर आए 7 नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे पास यहाँ पर। क्या बात आई समझ में। तो ये बहुत अच्छा क्लासिक क्वेश्चन था हमारा पेज फॉल्ट के ऊपर। तो यहाँ से हमारा वर्चुअल मेमोरी का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिस भी तरह के आते थे, वो हमने करा दिए हैं बहुत सारे। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे और इनकी जड़ तक जाएंगे, तो आपको मेथड आएगा, मेन कॉन्सेप्ट आएगा समझ में। तो और बाकी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं थ्योरी के अंदर नहीं गया, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे और न्यूमेरिकल्स पर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।